बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। टीटीपी का अहम कमांडर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हलाक, स्वात के सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। साबिक तहरीक तालिबान स्वात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर हलाक हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल रजी, ऐसा ही है कि ये नेक मोहम्मद जो दहशतगर्द कमांडर था, जब पाकिस्तान में हमने देखा कि दहशतगर्दी का इब्तदाई दौर शुरू हुआ तो वहाँ पर जो जिन लोगों ने खवातीन को कोड़े मारे ये उस टीम का अहम सरगना था या रुकन था। और आज इतलात ये हैं कि एक कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नतीजे में कमांडर नेक मोहम्मद को हलाक कर दिया गया है। और ये तहरीक तालिबान स्वात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी भी था। इस वाले से जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक फजागढ़ के इलाके में ये कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया 7 सितंबर को। और इसके नतीजे में दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद की हलाकत की आज बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है। और बताया गया है कि ये, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। और ये जो स्वात में जब तो इब्तदाई दौर में दहशतगर्दी का आगाज हुआ तो उस वक्त वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव था और इसे कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा या सरबराह जो है वो समझा जाता था। स्वात में ऑपरेशन राह रास्त के बाद दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद अपने खानदान के साथ अफगानिस्तान फरार हो गया था। और मौजूदा साल के अवाइल में ये तलाश है कि दहशतगर्द कमांडर टीटीपी की तश्कील के साथ ही छुप कर वापस स्वात पहुंचा था और पुलिस की टारगेट किलिंग के अंदर मुलव्विस था। और यानी कि वापस आने के बाद उसने टारगेट किलिंग के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, दोबारा से दहशतगर्दी की एक्टिविटीज के अंदर शामिल था। इसके साथ साथ ये दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद जो है ये टीटीपी के लिए। ठीक है, सलमान रहीगा हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर वकार हसन साहब ने। वकार साहब, आप क्या समझते हैं अहम कमांडर ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया है? आई थिंक ये पॉलिसी की कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका तसल्सल है। और इसमें आई थिंक मुकाबिल साहब ने आते ही ये आई थिंक डिसाइड किया था कि अभी जल्दी जीरो टॉलरेंस। फिर आपने देखा कि कुछ पीटीपी के हमले हुए हैं पाकिस्तान में, स्पेशली केपी और बलूचिस्तान में। तो अभी इनकी जितनी भी लीडरशिप है उसको इंशाल्लाह एलिमिनेट किया जाएगा। और इसका आपने बैकग्राउंड देखा है कि ये मौलवी फजलुल्लाह का बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट था। और बाद में जो है स्वात में दोबारा आई थिंक अभी इसने कुछ एक्शन किए भी हैं और अभी कोई आईडीज प्लान कर रहा था अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इनके जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको भी डिसमेंटल किया जाएगा। और इनके जो लीडरान है सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनको इंशाल्लाह चुन चुन के उनका कला कमा किया जाएगा। सो इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसी। और साथ के लोग हैं ऑलरेडी अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट केपी के तमाम जो हमारे माहिदीन है, हमारे बुजुर्ग हैं, सारे आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि इस नासूर को भी खत्म करने का टाइम है। और इसमें जो स्टेट है विल गो इन फुल फोर्स। टीटीपी के अहम कमांडर को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और इसके अलावा सलमान अवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ खबर देंगे लाहौर से, जहाँ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। नवाज शरीफ को अल्लाह ने हर बार प्लस किया, उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी शुरू होगी। नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट के कारिंदों के नाइंसाफियों से निजात मिलेगी, दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर होंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मौशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का इलाज है। आपको बता रहे हैं लाहौर से, जहां मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया। खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई है। नवाज शरीफ को अल्लाह ने हर बार प्लस किया, उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी शुरू होगी। नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट के कारिंदों के नाइंसाफियों से निजात मिलेगी, दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। और अब आपको खबर देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद फराइज मनसबी का आगाज भी कर दिया है। नए चीफ जस्टिस ने समात के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात करेंगे। समात के लिए 14 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। केस की समात कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का ओहदा संभालते ही अहम फैसला, कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात करेंगे।
समाअत के लिए 14 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस ने आज अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात से मुताल्लिक़ है, जिसे गुज़िश्ता पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया था। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐवान सदर में बावकार तकरीब के दौरान मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में मुल्क की मुमताज़ तरीन शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए हल्फ लेते हुए चीफ जस्टिस ने अहद किया कि वो आईन पाकिस्तान की पासदारी और हिफाजत का फरीज़ा निभाएंगे और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता अखलाक और फैसलों की पासदारी करेंगे। I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. मैं Qazi Faiz Isa सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक दयानतदारी और वफादारी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐवान सदर में बावकार तकरीब के दौरान मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। काजी फायज ईसा को उनके 2 टोक फैसलों की वजह से अदालती तारीख में एक मुमताज़ मुकाम हासिल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़िंदगी से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। काजी फायज ईसा मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो गए। उन्होंने ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाया। I, Qazi Faiz Isa, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। काजी फायज ईसा ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कई अहम फैसले दिए, जिनमें फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला, हुदैबिया पेपर मिल्स, फैजाबाद धरना और ख़वातीन के विरासती हकूक़ जैसे फैसले शामिल हैं। चीफ जस्टिस को चंद साल कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ओहदे के खिलाफ रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा, जो कलअदम करार पाया। काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद कई चैलेंजेस का सामना होगा, जिनमें जजेस बाहिमी इख्तलाफात, आर्टिकल 184/3 के अख्तियारात के इस्तेमाल का तरीका और बेंच में तश्कील शामिल हैं। और चीफ जस्टिस की तब्दीली के साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी अहम तब्दीलियां सामने आई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाज, जस्टिस मंसूर कमीशन का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल होते हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का केस, परवेज़ इलाही को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। एंटी करप्शन हुक्काम का मौक़िफ़ था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला कोटली राय अबू बकर को मास्टर प्लान 2050 में खिलाफ ज़ाब्ता शामिल किया। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील राना इंतज़ार हुसैन ने दलाइल में कहा, परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही बदस्तूर ज़ेर हिरासत।
लाहौर मास्टर प्लान केस में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर के मास्टर प्लान बेज़ाब्तगी केस में ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एंटी करप्शन हुक्काम का मौक़िफ़ था कि चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला कोटली राय अबू बकर को मास्टर प्लान 2050 में खिलाफ ज़ाब्ता शामिल किया। चौधरी परवेज इलाही के वकील राना इंतजार हुसैन ने दलाइल में कहा कि परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि रिहाई के बाद चौधरी परवेज इलाही को 10 रोज दूसरे केसेस में जमानत के लिए देने हैं। हाई कोर्ट में कल डीजी एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। वकील का कहना था कि एंटी करप्शन रूल्स 2014 सेक्शन 5 के मुताबिक इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। एंटी करप्शन हुक्काम ने इंक्वायरी के लिए चौधरी परवेज इलाही को जब वो जेल में थे कोई नोटिस भी नहीं दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और उससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सर फहरिस्त है। अहम खबर दें आपको एशिया कप फाइनल के हवाले से। श्रीलंका और भारत के दरमियान इस वक्त फाइनल जारी है और श्रीलंका के 12 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। श्रीलंका की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया था, जो कि सरासर गलत साबित हो रहा है। इस वक्त बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी। एजाज, सिर्फ 12 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं श्रीलंका के, क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद सिराज को इस बात की शाबाश देनी चाहिए कि उसने जिस तरीके से शानदार ओवर किया और एक ओवर के अंदर 4 विकेट लिए हैं और सिर्फ 4 ओवर का अभी तक खेल हुआ है और 12 रन पर 5 विकेट श्रीलंका की गिर गई हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे थे कि टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला था श्रीलंका का वो बिल्कुल ही महंगा पड़ा और ऐसे लग रहा है कि श्रीलंका एक वनडे मैच के 50 ओवर की बजाय T20 के 20 ओवर ही खेलते हैं तो बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि दोनों एंड से बुमराह और सिराज बहुत खतरनाक बॉलिंग करा रहे हैं और इस विकेट को स्पिन बॉलर्स के लिए बड़ा अहम करार दिया था। उससे इंडियन फास्ट बॉलर्स ने शायद ही क्रिकेट की तारीख की वनडे मैचेस की हिस्ट्री का ये बेहतरीन स्पेल किया है और ये बेहतरीन पहले 4 ओवर हैं कि जिसमें सिर्फ 12 रन पर 5 विकेट श्रीलंका गिर गई हैं और श्रीलंकन टीम इस वक्त बहुत मुश्किल में। और यहाँ कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में इस वक्त तकरीबन 35,000 के करीब क्रिकेट शायकीन बैठे हुए हैं और तमाम लोग श्रीलंका से हैं। इंडिया के शायद 2000 भी फैंस ना हो। इस ग्राउंड के अंदर सन्नाटा है और ये मनाजर देखने वाले हैं कि किस तरह दिल टूट गए हैं श्रीलंकन फैंस के। एजाज, हमने देखा था कि पाकिस्तान और भारत के मैच में भी जो भारतीय बॉलर्स थे, खासतौर पर सिराज और बुमराह बड़ा बांध के रखा हुआ था, ओपनर्स का रन्स करने नहीं दे रहे थे, रन रेट भी खासा कम था पाकिस्तान का। अब उससे भी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी इन्होंने यहाँ दिखाई है और सिराज और बुमराह ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी फाइंड है भारत के लिए। अब बिल्कुल, क्योंकि इंडिया ने अपने जो उनका सीनियर फास्ट बॉलर था मोहम्मद शामी उसके ऊपर मोहम्मद सिराज को तरजीह दी है और फिर सिराज ने आपने देखी कि चैनो लेंथ से गेंदें की हैं। ये बॉलर की बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि बल्लेबाजों को गलती पे मजबूर करता है और फिर श्रीलंका को यहाँ पे डिफेंड करना था सिराज का ये ओवर, लेकिन वो नाकाम रहे उनके बल्लेबाज। अमूमन जब आपकी ओवर में विकेट गिरती है तो आपने बाकी गेंदों को डिफेंड करना होता है, लेकिन पहला बैट्समैन ने डिफेंड कर सका, दूसरा आउट हुआ, तीसरा और एक ओवर में 4 विकेटें। ये बहुत रेयर होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेटें गिरते हैं। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस मैच में जिस तरीके से इंडिया को अब लग रहा है कि एक तरफा कामयाबी मिलेगी, इससे वर्ल्ड कप से पहले इंडिया का यूं एशिया का चैंपियन बन जाना और इस तरीके से तबाहकुन बॉलिंग के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम करना और वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले इंडियन टीम को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। श्रीलंका के सिर्फ 12 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। एशिया कप का फाइनल कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे एजाज वसीम, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएं, हमारा हदफ कराची को पानी की फराहमी में इजाफा है। शहरी वाटर माफिया से परेशान है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। अब तक 70 FIRs दर्ज करी गई हैं। 75 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के शहरी वाटर माफिया कह लें, हाइड्रेंट माफिया कह लें, उनसे परेशान हैं। हमने इस पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट किया
और सिलसिले में जो आगाज सबसे पहला है वो ये था कि मैं कानून साजी करा के आया। अगर इलीगल हाइड्रेंट कोई चलाता है 5 साल सजा की गुंजाइश कानून में दी गई है। 50 लाख तक का जुर्माना उस कानून में दिया गया है। K4 के ऊपर काम हो रहा है जो वफाकी हुकूमत कर रही है, वो मेन लाइन वो लेके आएगी और ऑगमेंटेशन जो करनी है शहर के अंदर वो सिंध हुकूमत के ताउन से इंशाल्लाह वाटर बोर्ड करेगी। हब डैम से 100 MJD हमारी इस्तात है, एलोकेशन है, 1981 की लाइन है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन, नई कनाल डालने का मंसूबा, उसकी प्रोक्योरमेंट इस वक्त चल रही है। सिंध हुकूमत के ताउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको कर रहे हैं। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ आज कराची में शार फैसल पर एहतजाज करेगी। कल से ताजुल हक की क़यादत में पिशावर गवर्नर हाउस पर भी धरना होगा। पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी जुर्म होगा। एहतजाज का दायरा वसी करना होगा। हाफिज नेमोरहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुर्म को रोकें। 19 सितंबर को शहर के 15 मकामात पर एहतजाज करेंगे। अवाम गाड़ियाँ सड़कों पर लाकर खड़ी कर दें। IMF के गुलाम इब्ने गुलाम लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं। बिजली के बिलों से तंग आए हुए लोग अब ये मजीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे कर करके उनको जिस तरह से जो सलूक किया जा रहा है इस पर खामोश रहना जाहिर है एक बहुत बड़ा जुर्म भी होगा। ये कौमी जुर्म होगा जो इस पर खामोश है। पेट्रोल की और बिजली की और गैस की कीमतें बढ़ाने के नतीजे में अवाम भी मरते हैं, सनतें भी तबाह होती हैं। आपका मैंडेट पेट्रोल के और बिजली के बम गिराने और आप में इतनी भी हिस्स नहीं है कि जो काम आप कर सकते हैं वो करके दिखा दें। इस अवामी सतह के एहतजाज को अब वसी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एहतजाज इस तरह से वसी नहीं होगा और हम नहीं निकलेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में लोग एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज को खुद ये तबका है, हुक्मरान तबका गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। हम 15 पॉइंट्स मुतय्यन कर रहे हैं, इन 15 पॉइंट्स पर आकर खड़े हो और अपनी मोटरसाइकिल बंद करें, अवाम अपनी गाड़ियां बंद करें और सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। आटे की कीमत को आग लग गई, चावल लेना मुहाल हुआ, दाल भी बड़ा माल बन गई। आवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। कहते हैं क्या पकाएं क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आता। बिल पे बिल, पेट्रोल की कीमत पर दूसरे हफ्ते इजाफा। महंगाई का तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया। पहले बिजली की कीमतों से लगा 440 वाट का झटका, फिर पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए महंगाई की दहकती आग पर तेल छिड़क दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। 15 से 20% तक किरायों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी किराए बढ़ा दिए। मुल्क भर में आटे की 20 किलो की थैली की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 3200, हैदराबाद 3100 और इस्लामाबाद में 3000 का हो गया। गरीब के लिए दाल भी बड़ा माल बन गई। फैसलाबाद में दालें फी किलो 70 रुपए से 150 रुपए तक महंगी हो गईं। शहरी बिलबिला उठे। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से हो रहा है। ये अभी जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं बढ़ गए हैं। पहले जो हमारी गाड़ी जैसे कोयटा से हम फ्रूट मंगाते हैं उधर से आती थी 30 से 35 हज़ार में, अभी उसको किराया लग रहा है 70,000 रुपये। कसूर के बेकसूर शहरियों ने महंगाई के हाथों तंग आकर यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, मगर वहाँ भी कुछ सस्ता ना मिला। चीनी, दालें, चावल गायब। आटे का 10 किलो का थैला लेने के लिए 2000 की खरीदारी की शर्त रख दी गई। शहरी कहते हैं हर तरफ से अखराजात का बोझ बढ़ रहा है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा और आमदनी में कमी हुई है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान, हाफिजाबाद समेत जनूबी पंजाब, लाहौर और पेशावर में सैकड़ों कनेक्शंस काट दिए गए। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार और हुंडी हवाला में मुलविस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतादिद दुकानें और दफातर सील कर दिए गए। 416 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों और डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों कनेक्शंस मुनक़ता, कई करेंसी स्मगलर गिरफ्तार। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलविस अनासर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 303 छापामार कार्रवाइयाँ। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 416 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ 289 मुकदमात और 49 इंक्वायरियाँ दर्ज की गईं। मुतादिद दुकानों और दफातर को सील किया गया। लाहौर में लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ 11वें रोज भी ऑपरेशन किया। तमाम सर्कल में 755 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। अब तक 34 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनूबी पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी। 1933 मुकदमात दर्ज करके 64 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
पेशावर में पेस्को ने 2300 से जायद कुंडे हटा लिए। मुतादिद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। सक्खर में दर्जनों गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस मुनक़ता, कई बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से कीमतें मजीद नीचे, चीनी 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। नूरपुर थल के नवाही इलाके आधिकोट में कार और बस में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तीन अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 जख्मी हो गए। ज़ख़मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG सक्खर ने फातिमा तशद्दुद कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। बच्चल काजी को हटाकर DSP सफ़ीउल्लाह सुलंगी को IO मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस ताहाल नामजद मुलजिम पीर फयाज शाह और हिना शाह ना कर सकी। 1 माह गुजरने के बावजूद मुलजिम असद शाह के मोबाइल फ़ोन का पिन कोड खुलवाने में भी नाकाम रही। फातिमा की वालदा ने इंसाफ न मिलने पर खुदसोजी की धमकी दे दी। कहा मुलजिम असद शाह को एयर कंडीशन में रखा गया है, तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज मुआलजा भी जारी है। रिजवाना के सर की ग्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है और हालत मजीद बेहतर हो गई है। सरबराह मेडिकल प्रोफेसर जोदत के मुताबिक रिजवाना की ड्रेसिंग की जा रही है। कराची में शहरी हथियार उठाकर अपनी हिफाजत करने लगे हैं। बंस रोड पर शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक, एक जख्मी हो गया। रात गए मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 6 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। कराची में डाकू राज, शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। बंस रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने कार सवार को घेरा, लूटमार की और फरार होने लगे। इस दौरान शहरी ने असलहा निकाला और फायरिंग कर दी। तीनों मुलजिमान जख्मी हो गए, 2 मौके पर गिर गए, तीसरे ने मोटरसाइकिल पर फरार होने की कोशिश की, लेकिन जामा क्लॉथ के करीब वो भी ढेर हो गया। पुलिस और रेस्क्यू इदारे ने तीनों डाकुओं को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। सुपर हाईवे कबीर चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मोहम्मद हसन नामी शहरी को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मेहमान के इलाके नूर मोहम्मद गोट में 2 लुटेरे जख्मी हालत में धर लिए गए। कोरंगी 2.5 नंबर पर भी एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्त में आ गया। बहादुराबाद शेरपाव बस्ती में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिमान समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इराक में हजारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब। ज़ियारत से वापस आने वाले ज़ायरीन कई दिन से चजाबा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। 46 सेंटीग्रेड गर्मी में ज़ायरीन बेहाल, हुकूमत से मदद की अपील करती। और अब आपको खबर दें कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान खेले जाने वाली डेविस कप टाई पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली है। पाकिस्तान ने सिंगल्स के बाद डबल्स में भी कामयाबी हासिल की। असामुल हक इस वक्त हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे जानेंगे इस तारीखी कामयाबी का अहवाल भी। अभी आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान खेले जाने वाली ये डेविस कप टाई पाकिस्तान ने 3-0 से जीती है। इस बारे में मजीद हम जानेंगे। जाहिद फारूक हमारे साथ हैं। जी जाहिद, पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर डेविस कप टाई जीती है। इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस्लाम क्या कहेंगे? हाँ जी, अल्लाह का बहुत करम है। फील वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी प्राउड, फीलिंग वेरी एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट दिस मैच एज वेल। पाकिस्तान को इंडोनेशिया से हरा के दोबारा वर्ल्ड कप में ले गए हैं। वो टफ मैच, आपको मैंने कल भी कहा था कि एक हफ्ता यंगस्टर जो है वो फ्रेश खेलेगा। आई एम श्योर कौन की दुआएं भी थी जिन्होंने हमें हेल्प किया है। वी विल कैरी ऑन डूइंग अ लेवल बैक के मुल्क का नाम रोशन करें एंड कौन सी तो होगी कि बाकी टीम को भी सपोर्ट करें इनकी तरह, क्योंकि हम सारे जो है कोशिश करते हैं कि मुल्क का नाम रोशन करते रहें। जी, शाम का यही कहना है कि हम सब की कोशिश है कि पाकिस्तान का जाहिद फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 इख्तिताम पजीर। पाक फ़ज़ाइया ने ब्राइट स्टार मश्क में शिरकत की। फ़ज़ाई मश्क मिस्र की मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर हुई। अमरीका, बरतानिया समेत 30 ममालिक की शिरकत। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। पाक फ़ज़ाइया के अमले ने सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।